मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। इसको वर्ग समीकरण के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे इस चैप्टर का नाम है, क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। पहले यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का अर्थ एवं परिभाषा, इसका सामान्य रूप, हल करने की विधियां, विविधता, द्विघात समीकरण के गुणों की प्रकृति। सबसे पहले देखते हैं अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, जैसा कि इसका नाम है द्विघात, द्वि मतलब दो, घात एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। ये इसका सामान्य सा अर्थ होता है। परिभाषा की बात करें, वह समीकरण जिसमें अज्ञात या चर राशि x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं कि अधिकतम घात 2 होती है, उसे हम कहते हैं द्विघात या वर्ग समीकरण। अब इसका सामान्य रूप क्या होता है, एक एग्जांपल अपन पता है कि ax² + bx + c बराबर 0। इस रूप का जो समीकरण होता है उसे हम द्विघात या वर्ग समीकरण कहते हैं। हल करने की विधियां, इसके हल करने की 3 विधियां हैं। पहली होती है गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि, तीसरी होती है सूत्र विधि। फिर इसके अंदर हम विविधता देखेंगे जिसको डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। मूल मतलब इसके कितने शून्यांक होते हैं, शून्यांक पढ़ा था हम लोग, इसके मूल कहलाते हैं। तो इसके कितने मान होते हैं, कितने मूल होते हैं, उनका नेचर यानी प्रकृति कैसी होती है, वो हम जानेंगे इसके अंतर्गत। वो हम कैसे जानेंगे, मूल जो है वास्तविक होते हैं यदि d बड़ा है 0 से, अर्थात यदि हमारा जो विविध कर d निकालते हैं, अगर उसका मान पॉजिटिव यानी धनात्मक आता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि d छोटा है 0। 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, जो नेगेटिव या माइनस की संख्या होती है। यानी ऋणात्मक मान यदि आता है d का, तो हम क्या कह सकते हैं वहां कि मूल जो है द्विघात समीकरण के कैसे हैं, वास्तविक नहीं है। यदि मूल सामान्य बराबर होते हैं, कब होते हैं, यदि d बराबर हो 0, अर्थात हमारे d का मान यदि 0 प्राप्त होता है तो हम कहते हैं मूल कैसे हैं, समान या बराबर हैं। फिर हम सूत्र विधि के अंदर पढ़ेंगे श्रीधराचार्य जी का सूत्र। श्रीधराचार्य एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए अपने खुद का सूत्र बनाया था, इसलिए सूत्र को हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। वो इस प्रकार है, कोई भी चर x y z ले सकते हैं, उसके बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac पूरे के बटे में 2a। विविधता b बराबर क्या होता है, b² - 4ac। मूल ज्ञात करना हो अलग से, जैसे हमें पता है कि मूल हमें ज्ञात करना कैसे कर सकते हैं, इस सूत्र से ज्ञात हो जाते हैं, डायरेक्टली ज्ञात करते हैं। मूलों को हम, क्योंकि दो मूल होते हैं, पहले को हम अल्फा से और दूसरे को हम बीटा से दर्शाते हैं। तो अल्फा बराबर होता है -b प्लस √b² - 4ac बटे 2a, या इसी को लिख सकते हैं हम 4ac क्या होता है, हमारा d होता है। तो अल्फा बराबर -b प्लस रूट के अंदर d बटे 2a। दूसरा मूल बीटा बराबर -b माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, या इसको लिख सकते हैं बीटा बराबर -b माइनस रूट के अंदर d बटे 2a। अब हम देखते हैं इससे कुछ संबंधित सवाल या प्रश्नों को आप किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। एक एक करके हम सारी विधियों को सीखेंगे इसके अंतर्गत। तो डियर स्टूडेंट्स,
अब हम सीखते हैं कुछ विधियों से इसको कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी 4.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए, कुछ प्रश्न दिए, उनको आपको सॉल्व करके सिर्फ इतना बताना है कि जो समीकरण दिए हैं वो द्विघात हैं या नहीं है। आप कैसे पता लगा पाएंगे? उनको हल कीजिएगा। यदि उस समीकरण में चर राशि की, जिसको हम x y z जिसमें भी दिया हो, अधिकतम घात अगर 2 आती है तो वो वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यदि 2 से कम आती है या 2 से अधिक आती है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसके बाद कुछ शब्द समस्याएं दी है, उनको पढ़ के आपको समीकरण बनाना सीखना है। तो उसके लिए मैं प्रश्नावली 4.2 के कुछ सवालों से आपको सिखाऊंगा कि हम सवाल को पढ़ के उसको कैसे समीकरण में परिवर्तित करते हैं और कैसे उनका हल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें कई भाग हैं, मैं सिर्फ एक भाग बता रहा हूँ, उसकी सहायता से आप बाकी के भाग आसानी से हल कर सकेंगे। तो पहला प्रश्न है, लेते हैं हम, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। एक द्विघात समीकरण है हमारे पास x² - 3x - 10 = 0। हमें कौन सी विधि करना है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हमने कई बार सीखी है, 9th क्लास में भी सीखी थी हमने, 10th में भी सेकंड चैप्टर के अंदर सीखी थी गुणनखंड करना। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, मात्र पद को विखंडित करते हैं अपनी पसंद की दो संख्याओं में, जिनका गुणा पहले और आखिरी संख्या के बराबर लाना चाहिए और उनमें आपस में जोड़ हो या घटाना मात्र पद बचना चाहिए। मात्र पद के हमारे पास -3x और पहला और आखिरी पद है x² और -10। अगर इनका गुणा करते हैं तो -10 आता है और घटाने पर बचना चाहिए 3। तो ऐसी दो संख्या होंगी 5 और 2। माइनस का 5 इसलिए लिया कि घटाने पर माइनस का बचना है, प्लस का 2, तो 5 दूनी 10 होता है और 5 में से 2 घटाने पर 3 बचता है। तो हमने -3x माध्य पद की जगह ले लिया, -5x + 2x। इसके बाद दो का पेयर बनाकर आपको कॉमन निकालना है। इन दोनों में से देखें तो कॉमन में निकलता है x, यहाँ बचता है x - 5। जो साइन यहाँ चिन्ह यहाँ लगा वो यहाँ लगा दिया, प्लस है तो प्लस लगाया, 2 और 10 में से कॉमन आएगा 2 निकाला आपने, 2 से यहाँ तक भाग कीजिए, 2 1 कम 2, x बचा, प्लस माइनस माइनस, 2 5 10 बराबर 0। जो ब्रैकेट के अंदर है, जो सेम टू सेम बचता है, वो कहलाता है हमारा कोहेनिस्ट यानी कि कॉमन गुणनखंड। तो यहाँ कॉमन गुणनखंड क्या हुआ, x - 5, क्या बचा x + 2 बराबर क्या है 0। यहाँ दो गुणनखंड मिल गए। अब चूंकि इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल क्या है 0, इसका मतलब सीधा सीधा है या तो इनमें से कोई ये 0 है या ये 0। तो हम अलग अलग 0 करके देखते हैं। जब x - 5 बराबर 0 तब x बराबर किया जाएगा -5 प्लस का हो जाएगा। दूसरा गुणनखंड लिया, जब x + 2 बराबर 0 तब x बराबर किया जाएगा +2 माइनस का हो जाएगा। अतः इस दी गई द्विघात समीकरण के मूल कितने हुए, 5, -2 हैं। ये कहलाती है गुणनखंड विधि। अब एक अपन शब्द समस्या लेते हैं। उस शब्द समस्या यानी वर्ड प्रॉब्लम से सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे और फिर गुणनखंड विधि से उसको हल करेंगे। जैसे हमारे पास एक सवाल नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यहाँ एक ध्यान देना है, यहाँ समीकरण केवल एक ही चर में बनेगी। हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था 2 चर वाले समीकरण, लेकिन यहाँ कितने चर हैं, एक ही चर में ही होता है, क्योंकि द्विघात समीकरण एक चर में ही होती है। तो हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग तो 27 है, परंतु उन्हीं का गुणनफल कितना है 182। हमने लिया, माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या होनी चाहिए, दूसरी संख्या क्या होगी 27 - x। हमने माइनस में x क्यों लिया, क्योंकि दोनों का योगफल है 27। अगर हम इसमें इसको और x को जोड़ते हैं तो 27 बनता है,
इसकी दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x। अब प्रश्न के अनुसार इन दोनों का क्या गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182। इनका गुणा किया x गुणा 27, 27x हुआ, प्लस माइनस माइनस x गुणा x, x स्क्वायर हुआ बराबर 182। मैंने इन दोनों का पक्षांतर करके इधर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 0, 182 प्लस के 27x किसके हो जाएंगे माइनस के, माइनस x स्क्वायर किसके हो जाएंगे प्लस के। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये हमारी बन गई द्विघात का समीकरण। अब गुणनफल विधि, पहले और आखिरी संख्या से नहीं बोलना है, मात्र पद एक माइनस 27x की जगह ऐसी दो संख्या लाना है जिनका गुणा 182x स्क्वायर जाए और आपस में जोड़ने पर, मैंने जोड़ना इसलिए बोला क्योंकि गुणा प्लस में आ रहा है, संख्या माइनस की है, तो या तो वो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, तभी गुणनफल प्लस में होता है। क्योंकि संख्या माइनस की है तो दोनों ही हमें माइनस की लेना होगा। तो जोड़ने पर 27 और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। ऐसी संख्या होती है 13 और 14। अगर इनका गुणा करते हैं तो 182 आता है, दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 27। तो हमने ले लिया x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। दो दो के जोड़े बनाए, यहाँ देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है x, यहाँ बचेंगे x माइनस 13, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, 14 और 182 में से आएगा 14, 14 से भाग किया x माइनस प्लस माइनस, 14 का भाग 182 में 13 बार जाता है बराबर 0। कॉमन गुणनफल क्या हुआ x माइनस 13, क्या बचा x माइनस 14। यहाँ दो गुणनखंडों का गुणनफल शून्य है, इसका मतलब या तो ये शून्य है या ये शून्य है। हम अलग अलग करके देखते हैं। जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 मिलता है, जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 मिलता है। अतः हमने क्या देखा, जो हमारी संख्याएं थी जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 था वो है 13 एवं 14।